Good morning, students. Now my voice is reaching you. Good morning. Good morning, ma'am. Very good morning. Actually, I am writing these lines beforehand so that your time can be saved and we can do more syllabus in limited time. We are having limited time, shortage of time. So we are going to begin with our today's topic. We are going to start with today's topic, land reforms in Indian agriculture, right? So today we will be doing this. Simran, we can wait for 2 minutes for your friends to join. Still, for 2-3 minutes we should wait. Okay? What about yesterday's topic? You have completed that? Regarding agriculture, we have done what are the डिफिकल्टीज वी फेस्ड ड्यूरिंग एग्रीकल्चर. हमारी एग्रीकल्चर में बैकवर्डनेस के क्या क्या कारण थे और क्या क्या वजह थी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वी फेसिंग एट द after the time of independence 1950 to 1990. We are considering it as a first period, and another period is the next one where we have taken so many steps to improve our condition. Today we are going to start from that steps, land reforms in Indian agriculture. Reforms का क्या मतलब होता है सिमरन, आपको पता है? Can you tell? अनम्यूट करें और बताएं बेटा. सिमरन, रिफॉर्म्स का मीनिंग क्या होता है? यस मैम. रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है बेटे? मैम जैसे लैंड रिफॉर्म हो गया, लैंड के. री मीन्स दोबारा, फॉर्म करना मीन्स बनाना. रीफॉर्म कोई नई चीज बनाना, ठीक है, दोबारा से उसको बनाना, जैसी वो है उसमें सुधार करना. ठीक है, रिफॉर्म्स का मतलब हो गया सुधार करके दोबारा से कोई स्ट्रेटजी बनाना, कोई नई चीज बनाना, कोई स्कीम बनाना, कोई मेथड बनाना, कुछ भी. रीफॉर्म दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना, रिकंस्ट्रक्ट करना. तो इसका मीनिंग क्लियर हो गया. नाउ वी कैन स्टार्ट. वी आर नॉट वेटिंग फॉर अदर्स नाउ. Evolution of intermediates, land reforms in Indian agriculture कर रहे हैं कि हमने 1950 के बाद जब हमने देखा डिफिकल्टीज आ रही हैं तो हमें इंपॉर्टेंस फील हुई कि रिफॉर्म्स होने चाहिए. Why do we require reforms? To come out of the problems we are facing in agriculture. First point is abolition of intermediates. इंटरमीडिएट्स का मतलब बीच वाले लोग. क्या किया था ब्रिटिश पीपल ने? एक सिस्टम ऑर्गेनाइज किया था कि पैसे कलेक्ट गांव गांव किसान किसान से करने की बजाय उन्होंने एक हेड बना दिया जमींदार. उसको एक वो दे दी पोजीशन कि तुम जमींदार हो, डेजिग्नेट कर दिया, और तुम सभी से इनसे जो है रेंट वसूल करके फसल का कुछ पार्ट वसूल करके जो है ब्रिटेन की गवर्नमेंट को, इंग्लैंड की गवर्नमेंट को दोगे. तो उन जमींदारों को मीडिएटर बना दिया. वो क्या करते थे, वहां से खेतों वाले काम करने वाले मजदूरों से सारा प्रोडक्शन इकट्ठा करके उससे रेंट के रूप में हाफ या हाफ से ज्यादा 2 हिस्से भी कई बार लेके और उसको अपने पास रख लेते थे. उसमें से कुछ पार्ट जो है वो अंग्रेजों को दे देते थे. तो ये इंटरमीडिएट जो थे बहुत नुकसान कर रहे थे किसानों का. उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा था अपनी मेहनत करने का, जिसकी वजह से कि ये हमें जरूरत महसूस हुई कि इंटरमीडिएट्स को खत्म किया जाए. जितने भी बड़े बड़े लोग थे, प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, 1950 में प्लानिंग कमीशन के अंदर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इंटरमीडिएट्स को खत्म कर दें. कोई भी जमींदार किसी किसान से कुछ भी नहीं लेगा, कोई कलेक्शन नहीं करेगा रेंट की, टैक्स की, किसी भी चीज की.
तो इसका बेनिफिट ये हो गया, एक्सप्लॉइटेशन बाय जमींदार, रिमूवल ऑफ जमींदारी सिस्टम भी हो गया, इंटरमीडिएट्स भी खत्म कर दिए। गवर्नमेंट ने उनको कह दिया कि आप लोगों को कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, और जमींदार पोजीशन ही खत्म कर दी कि कोई जमींदार है ही नहीं है, खेत सबके हैं, हर कोई अपनी खेत का मालिक है। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, सीलिंग का क्या मतलब होता है? स्टॉपेज लगाना, छत। सीलिंग क्या होती है? छत। अब आपको मैडम ने कल बताया था कि जैसे कोई खेत है, चलिए यहां बना देती हैं, ये फिर से कल वाला खेत है, हमने इसमें क्या किया, 3 बंदे खड़े किए, 9 पार्ट किए, राम, श्याम, रोहित, मोहन, सोहन, हरीश, बेला, ओके, संध्या, कोमल। ये 9 बंदों के खेत है, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट्स में है, राम के पास ये जमीन है, श्याम के पास ये, रोहित के पास ये, मोहन के पास ये, सोहन के पास ये, हरीश के पास ये, बेला के पास ये, संध्या के पास ये, कोमल के पास ये क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स है। ये होल्डिंग्स अलग अलग पड़ी हुई है। पहले क्या होता था, स्कैटर्ड और स्मॉल होल्डिंग्स होती थी, और ये जो मैंने मार्किंग दिखाई है, खेत के ऊपर अपनी कांटेदार झाड़ी लगा के, जो गरीब है तो वो रस्सियां बांध लेगा, कांटेदार झाड़ी लगा देगा, लोहे लगा देगा, कुछ भी लगा के अपनी बाउंड्री बनाएगा, मिट्टी की वाटर लगा लेंगे, उससे करेंगे, और फिर जो है उसके खेतों को डिवाइड करेंगे, जिसके पास है वो दीवारें लगाएंगे। तो क्या होता था, 4000 अगर केजी की कैपेसिटी है इसकी, तो 2200 केजी की ही रह जाती थी। क्यों? क्योंकि जो वट बनाने में जमीन वेस्ट हुई, जो दीवारें खड़ी करने में जमीन वेस्ट हुई, तो उसके वजह से जो है कैपेसिटी थी 4000 केजी की, रह गई 2200 केजी। बाकी सारी जमीन जो कल्टीवेटेड लैंड के अंदर थी वो अनकल्टीवेटेड लैंड के अंदर चली गई, क्योंकि उसके ऊपर हमने दीवारें खड़ी कर दी, बाउंड्रीज बना दी, मेटियां बना दी, वो खड़ी कर दी, मिट्टी की बाढ़, तो तारें लगा दी, ये सब कुछ करके हमने उसको अलग अलग कर लिया। तो गवर्नमेंट ने देखा इसकी वजह से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। 9 लोग जो है वो अपने खेत में अलग अलग काम करते हैं, तो यहाँ ट्रैक्टर खड़ा तो हो सकता है, चल नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे न्यू मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता, प्रोडक्टिविटी लो थी, यहाँ पे रिफॉर्म की जरूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, कंसोलिडेटेड, इकट्ठा कर दिया सारा खेत। उन्होंने क्या किया, ये सारी दीवार, पहले उनको बोला कि आप मार्किंग कर लो, हाँ भाई ये तुम्हारा खेत है या तुम्हारा, उसके बाद सारी दीवारें हटा के इकट्ठी खेती करवा दी उसके ऊपर, जिसकी वजह से 4000 केजी जो है उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई। अब हम आगे चलते हैं, ये पॉइंट रह गया बीच में, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। मैडम बता रहे थे छत लगा दी, सीलिंग का मतलब क्या है, फिक्सेशन ऑफ अपर लिमिट ऑफ द लैंड, फिक्सेशन ऑफ limit of land a person can hold. मान लीजिए कि ये है खेत, ठीक है, इतना खेत है पर्सन के पास, और गवर्नमेंट ने कहा तुम इतना रख सकते हो अपने पास, ये सीलिंग लगा दी, इससे ज्यादा जो भी खेत होगा एक्स्ट्रा, दैट विल बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसको टेक ओवर कर लेगी। हर किसान को ये बता दिया गया कि तुम्हारी जो लिमिटेशन है इससे ज्यादा नहीं है, तुम इससे ज्यादा जो है खेत नहीं रख सकते, अगर इससे ज्यादा जमीन तुम्हारे पास है वो तुमसे लेकर किसी लैंडलेस वर्कर को दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि 5 ईयर प्लान्स के अंदर ये डिसाइड किया गया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए,
सभी के पास जमीन होनी चाहिए, ऑनर बना दिया किसी और को उनसे लेकर जिनके पास जमीन थी। इसको भूदान मूवमेंट भी थी, इसके इसी ईरा के अंदर शुरू की गई, जिसका मतलब था कि जिसके पास ज्यादा भूमि है वो अपनी इच्छा से, ब्लड लेस रेवोल्यूशन बोलते थे उसको, बिना किसी ताकत के, पहले तो ये किया गया कि आप अपनी भूमि दान कर दो, बट हर किसी को पोजेशन होता है कि मेरी जमीन मैं क्यों दूं, नहीं देता। तो फिर गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग लगा दी कि इतने से ज्यादा अगर तुम्हारी जमीन है तुमसे लेकर किसी और को दे दी जाएगी जिसके पास जमीन नहीं है। इससे क्या हुआ, वो वर्कर्स जिनके पास लैंड नहीं थे उनको भी लैंड मिल गई। ठीक है सिमरन, डू यू अंडरस्टैंड? यस बेटा, जिनके पास जमीन नहीं थी उनको भी जमीन मिल गई, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि जिसकी अपनी जमीन है वो उस पे खेती करके खूब अच्छे से मेहनत करके पैसा कमाएगा, मेहनत करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी जमीन है, इसमें जो भी उगाऊंगा मेरा है, तो वो उसको इंसेंटिव मिलता था काम करने का। जमींदारी सिस्टम में क्या था, उसको पता था कि मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, कितनी भी खेती कर लूं, 70% तो मेरा जमींदार ले जाएगा, मुझे तो 30% ही मिलना है। इसलिए उसके मन में भाव ही नहीं आता था कि मैं अच्छे से और ज्यादा मेहनत करूं, इस तरफ उसका ध्यान ही नहीं था। उसे ये था बस खेती करनी है और मुझे 4 पैसे 4 दाने मेरे घर में आ जाएंगे। अब जब गवर्नमेंट ने उसको ऑनर बना दिया कि ये जमीन भैया तुम्हारी है, तुम इसमें जो भी उगाओ जो भी करो सब तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, फिर उसने क्या किया, खूब मेहनत की ताकि उसको उस जमीन में से ज्यादा प्रोडक्शन हो। तो ये उपाय गवर्नमेंट ने किया, सीलिंग लगा दी, फिर कंसोलिडेशन कर दी लैंड में, जहां 2200 केजी का प्रोडक्शन हो रहा था अब 4000 केजी का होने लग गया। दोनों मेथड से फायदा हुआ। देन है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब ये है कि एक सोसाइटी बना दी पूरी, एक गांव में कोई सोसाइटी बना दी जिसके अंदर सभी उसके बराबर के पार्टनर्स थे। उन सभी ने क्या किया, इकट्ठा खेती शुरू की, जो भी चीजें लानी है मार्केट से इकट्ठी लानी है। जैसे मान लो मैं बाजार में जाती हूँ, मुझे टमाटर खरीदना है, मैं 1 किलो टमाटर लेने गई, मुझे 60 रुपीज पर केजी मिले, मैंने 60 रुपीज दिए और 1 किलो टमाटर जो थे टोमेटोज वो अपने घर ले आई। अब मैंने 1 किलो टमाटर खरीदने के लिए बाजार नहीं जाना, ना 2 किलो ना 3 किलो ना 1 किलो, मैंने क्या किया, मैंने जो है 1000 केजी टमाटर इकट्ठे खरीदे, जो मुझे 60 रुपीज पर केजी में दुकानदार दे रहा था, क्योंकि मैं बल्क में खरीदने गई तो उसने 60 रुपीज की बजाय मुझे 45 रुपीज पर केजी में टोमेटो हंस के दे दिए और साथ में मुझे एक्स्ट्रा भी 1-2 टमाटर हाथ में थमा दिए। क्यों? क्योंकि मैंने बल्क में परचेजिंग की, सारी परचेजिंग कर ली। तो इकट्ठा बल्क में सामान खरीदने से हमें फायदा होता है। इसी तरीके से जब लैंड इकट्ठी कल्टीवेट करने के लिए किसानों ने सोसाइटी बनाई, सोसाइटी के मेंबर मार्केट में गए, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर और जो भी चीजें उन्हें चाहिए थी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, वो खरीद के इकट्ठे लाए बल्क में, जिसकी वजह से उन्हें वहां से प्रोडक्शन तो बढ़ेगी ही, उसके साथ ही क्या होगा, उनको खर्चे में भी कमी आएगी। जैसे पहले 100 रुपए के इतने से बीज वो खरीदता था, जब उसने 1000 केजी सीड्स खरीदे तो 100 रुपए की बजाय वही सीड उसे 60 रुपीज पर केजी में पड़े। तो एक तो ये बचत हो गई, ऊपर से प्रोडक्शन बढ़ गई, डबल बेनिफिट हुआ। तो ये हमारे पॉइंट्स थे लैंड रिफॉर्म्स के। सिमरन, अप टू हियर यू वांट टू आस्क एनी पॉइंट, यू कैन आस्क मी। यस बच्चे, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? हाँ जी बेटा, एवरीथिंग इज क्लियर, देन आई विल स्टार्ट। QCOM से कौन से बच्चे ने ज्वाइन किया बेटे, अपना नाम बताओ, आपकी अटेंडेंस मार्क करनी है मैम को। यस बेटा। मैम महकप्रीत। महक, गुड, वेरी गुड। महक, कुछ पूछना बेटा इसमें से? नो मैम।
आगे चले, जनरल रिफॉर्म्स, ये तो थे स्पेसिफिक रिफॉर्म्स, ओके। ये क्या थे? स्पेशल रिफॉर्म्स। इंटरमीडिएट खत्म कर दिए, जमींदारी सिस्टम खत्म कर दिया, सीलिंग लैंड होल्डिंग पे लगा दी कि कोई बंदा इतने से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता। कंसोलिडेट, जो बिखरे हुए खेत थे उनको इकट्ठा करके इकट्ठी फार्मिंग की, कोऑपरेटिव फार्मिंग की। ये तो थे स्पेसिफिक जो थे रिफॉर्म्स। अब जनरल रिफॉर्म्स जो सबके लिए किए गए वो क्या थे? एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। हमारा कल सबसे पहला पॉइंट था कि पानी के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, हम कहते हैं रब्बा रब्बा मीरसा साठी कोठी दाने पा। तो वो दाने पड़ने के लिए हमें इंतजार होती थी नेचुरल की, क्लैमिटी की, नेचुरल रेन की, कि रेन आए तो हमारे घर में दाने बढ़ेंगे, खेत हरे भरे होंगे, और अगर पानी नहीं आया तो खेत सूख जाएंगे। तो उसको दूर करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज का इस्तेमाल किया गया। गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ परमानेंट फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करवा दी। 1951 में 17% जो खेत थे उनमें परमानेंट जो है इंतजाम किया गया इरिगेशन फैसिलिटी का, और 2010 में 35%। इट इज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डाटा। उन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया वहां से मैडम ने उठाया 2010 में 35% ये परमानेंट फैसिलिटी हो गई। पानी की समस्या खत्म हो गई। आर्टिफिशियल नहरें लगा के, ट्यूबवेल लगा के जगह जगह पे पानी की पूरी फैसिलिटी किसानों को दे दी गई। 35% लोगों तक ये फैसिलिटी पहुंच गई, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो राइज कर गई। नाउ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, दूसरी बात मैंने कही कि अरे भैया ये सारी चीजें खरीदनी है, ट्रैक्टर खरीदना है, जमीन में बीज डालना है, खाद डालना है, सिंचाई करनी है, ट्यूबवेल लगवाना है, तो क्या चाहिए? रुपया, रोकड़ा, रुपए चाहिए, मनी चाहिए। कहां से आएगी? जमींदारों के पास जाते थे भाग के कि पैसे दे दो, तो वो क्या करते थे? यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड कि जो सरकार बैंक है गवर्नमेंट के, वो 6% पर ईयर का ब्याज लेते हैं, 6% पूरे साल का, जबकि वो जो जमींदार थे, जो लैंडलॉर्ड थे, वो एक महीने का 5%। देखो कितना फर्क, 60%। 6% गवर्नमेंट लेती है बैंक के थ्रू, और वो लेते थे 60%। पूरा ही खून न छोड़ लेते थे किसानों का। क्या करते थे? उसको क्या कहते हैं? एक्सप्लॉइटेशन। वो एक्सप्लॉइटेशन करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया 1982 में? नाबार्ड एक इंस्टीट्यूशन खोला, इसका नाम है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये हेड ऑफ ऑल द रूरल बैंक्स था। जितने भी रूरल बैंक जो है सरकार ने खोले गांवों में किसानों के लिए, उन सब का हेड बैंक जो था वो नाबार्ड था। जैसे कि हमारे पूरे सारे बैंकों का हेड जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक जिसको बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही ग्रामीण बैंकों का जो हेड इंस्टीट्यूशन है वो नाबार्ड है, 82 में खोला गया। उसके बाद है रेगुलर मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केट्स। दो तरह की मार्केट्स जो है बनाई गई, रेगुलर मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केट्स। रेगुलर मार्केट्स, रेगुलेटेड मार्केट्स का क्या मतलब है? जो चलाई जाती है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ने क्या किया? डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस जो है वो अपने कंट्रोल में रख ली। क्या मतलब? गवर्नमेंट कहेगी तो सामान आएगा मार्केट में, नहीं तो नहीं आएगा। सप्लाई का कंट्रोल, गवर्नमेंट कहेगी इतना सामान बेचो तो उतना ही बिकेगा। गवर्नमेंट कहेगी इतनी चीजें बेचनी है तो उतनी ही बिकेंगी, और इतने की बेचनी है तो भी उतनी ही बेचेंगी, बिकेंगी। तो डिमांड और सप्लाई दोनों गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। गवर्नमेंट ने कह दिया ये चीज इतने की बेचो और इतनी बेचो, कितनी बेचो वो भी गवर्नमेंट। ये हो गया रेगुलेशन, रेगुलेटेड मार्केट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड थी, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। दूसरी थी कोऑपरेटिव मार्केट,
जिसके अंदर एक सोसाइटी पूरी सारे के सारे गांव का इकट्ठा कर लेगी प्रोडक्शन। अब देखो ना तुम कि अगर एक किसान है, उसके पास 1000 केजी जो है वीट हुआ, उसने क्या किया, 1000 केजी वीट को बेचने के लिए बाजार में गया, तो उसकी बार्गेनिंग पावर है नहीं, उसके पास तो थोड़ा सा अनाज है, वो जाएगा, लोग वो कहेगा मैंने मतलब 1000 रुपए पर केजी बेचना है, तो वो कहेगा 900 ले ले, उसको उतने ही लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो 10,000 केजी लेके मार्केट में प्रोडक्शन जाएगा, तो उसकी अपनी से होगी, वो अपनी मर्जी से जो है दुकान में सामान जो है मार्केट में जाके बेचेगा। अब वो अपनी मर्जी का दाम ले सकता है, उसकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग होगी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती थी, सारे गांव के प्रोडक्शन को इकट्ठा कर लिया, सारी कनक इकट्ठी कर ली, सारा राइस इकट्ठा कर लिया और जाके बल्क में बेचा अपनी मर्जी के प्राइस के ऊपर। अब एक चीज और है इसके अंदर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बाय गवर्नमेंट। दिस इज द ग्रेटेस्ट स्टेप taken by the government to protect the interest of the poor farmers। गरीब किसानों को कोई लूटे ना, उनकी जो प्रोडक्ट है अगर उसकी फसल कम है तो भी उसे कम दाम ना मिले, उसको पूरा पैसा मिले उसकी कमाई का। ये ना हो कि कोई कहे तेरे को 100 केजी तह दे के पासे कर, या तेरे पास 10 केजी वीट तो है सारा बेचने को, तो दे के पासे कर, ऐसा ना हो। उसके लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये एमएसपी लिखा है मैडम ने, तो इसका मतलब क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, इससे कम पैसे उसको किसान को नहीं मिलेंगे। साथ में गवर्नमेंट ने किसान को छूट भी दे दी। जैसे गवर्नमेंट ने कहा, अरे भैया, किसान को बोला कि तुम्हारे पास ये जो कनक है इसका रेट मैंने 1200 रुपए पर क्विंटल जो है मैंने फिक्स कर दिया है, और अगर तुम्हें 1200, तुम बाजार में घूम लो, अगर तुम्हें 1200 रुपए से ज्यादा मिलते हैं, 1500 मिलते हैं, 2000 मिलते हैं, तो तुम बेच लो, और अगर तुम्हें उससे कम पैसे मिल रहे हैं तो तुम मेरे पास आ जाओ। गवर्नमेंट कहती है मेरे को दे दो, मैं तुम्हें इतने में तुम्हारी सारी प्रोडक्शन जो है खरीद लूंगा। तो गवर्नमेंट ने ये इंसेंटिव दे दिया किसानों को कि तुम प्रोड्यूस करो, तुम्हारी प्रोडक्शन के अगर पूरे पैसे नहीं मिल रहे तो हम खरीदेंगे, सरकार खरीद लेगी उसको नॉमिनल रेट के ऊपर, जो बिल्कुल उनकी जो कुछ फायदा भी देगी, उनके खर्चे निकाल के उनका घर चलाने में मदद करेगी। उसे कहते थे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफॉर्म्स। अब है उसी समय में, इसी समय के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन आई। आप सबने सुना होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम शुरू से ही कर रहे हैं, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड स्प्रेड नेम है। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली ये क्वेश्चन पेपर में आता ही है। डिफाइन ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट आर इट्स गुड बेनिफिट्स एंड बैड बेनिफिट्स, हाउ डिड इट इफेक्ट द फार्मर्स, इन एनी लैंग्वेज ही कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन। बच्चे, सिमरन एक बात और बताओ, ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ ही एक वर्ड और रिलेटेड है, व्हाइट रेवोल्यूशन। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? सिमरन, मैंने आगे हाँ बताइए बेटा। मैम, जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन में जैसे मिल्क वगैरह की जो प्रोडक्शन थी, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, वो राइज हो गई थी। हाँ जी, राइट, वेरी गुड, you remembered, we have discussed it already। green revolution का मतलब है tremendous increase in agricultural product। tremendous मैंने बहुत ज्यादा, steep rise। जैसे यहाँ पे देखिए, ये steep rise है, ये कहते हैं tremendous, ऊपर चली गई पूरी की पूरी प्रोडक्शन। tremendous rise in increase in agricultural product due to modern technology and high yielding variety seeds। Similarly, white revolution का मतलब था tremendous increase in milk production।
मिल्क की प्रोडक्शन भी ट्रिमेंडस रूप से इंक्रीज की गई। तो अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ कनेक्टेड है, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। दिस इज ए वर्ल्ड फेमस टॉपिक विच इज टू कम इन द एग्जाम, मे बी ऑफ 4 मार्क्स, मे बी ऑफ 6 मार्क्स। तो इसको अच्छे से लिख लेना, अच्छे से पढ़ लेना जरूरी है, ठीक है महक? वी आर गोइंग टू स्टार्ट ये वाला टॉपिक तो आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। इट इंक्लूड यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। आता है, फिर अच्छे से सुन ले, याद हो जाएगा आपको। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का मतलब है नए जमाने के न्यू टेक्नोलॉजी वाले सीड्स, जिसको थोड़ा सा यूज करने से जो प्रोडक्शन है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने से क्या होता है कि प्रोडक्शन दुगने से भी ज्यादा 100% 110% श्योर है, 100% नहीं 110% श्योर है कि प्रोडक्शन बढ़ेगी ही बढ़ेगी केमिकल फर्टिलाइजर से। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। अब पेस्टिसाइड्स क्या है? कीड़े कीटाणु मारने की दवा। अगर आपके खेत में कहीं पे कांटे वांटे झाड़ियां सी उग रही हैं, वो नहीं उगेंगी अगर हम पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कर देंगे, उससे उनकी जो है नुकसान नहीं होगा खेतों का। साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन, इसका मतलब ये है कि 4 महीने जब हम पहले 4 मंथ्स में वीट की प्रोडक्शन करते थे तो बाकी के 8 महीने जो है खेत खाली रहते थे। आजकल ऐसा नहीं है, हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से कल्टीवेट करते हैं। तो साइंटिफिक का क्या मतलब है यहाँ पे, ये आपको नहीं पता। साइंटिफिक का मतलब ये है कि अगर हमने पहले वीट की प्रोडक्शन की है, उसमें न्यूट्रिएंट्स वीट ने जो खेत में से, मिट्टी में से, सॉइल में से अब्सॉर्ब कर लिए, दूसरी जो क्रॉप है वो ऐसी होनी चाहिए, उसको वो वाले मिनरल्स नहीं चाहिए खेत में से, और वो दूसरे मिनरल्स यूज करके खेती की जाए। और जो मिट्टी के अंदर जो कमियां हुई थी, जो उसने वीट को ग्रो करने के लिए मिनरल्स दिए थे, उस टाइम में वो दोबारा से ग्रो कर जाए, ताकि जब हम दोबारा खेती करें तो हमारी सॉइल की क्वालिटी जो है खराब ना हो। तो ये था हमारा साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन का, कि हम किसी विजडम वाले बंदे के पास जाएंगे, रिसर्चर के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे अरे भैया मैंने अपने खेत में अभी 4 महीने वीट का किया है, वीट की खेती तो मेरी हो गई, दाने तो मैंने निकाल लिए, अब मैं अपने खेत में कौन सी फसल उगाऊं जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्शन भी हो और जमीन खाली ना रहे और मेरे को सारा साल पैसे आते रहे। उसे कहते थे साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन, यानी कि रोटेशन में जो है उत्पादन करना, मॉडर्नाइज्ड मींस ऑफ सब्स्टिट्यूट फार्मिंग। हाँ जी बोलिए बेटे। मैम जैसे सब्स्टिट्यूट एक ही किले में जैसे अलग अलग क्रॉप्स उगा देना। हाँ जी, वो आप कह रहे हो एक ही किले में आधी जगह पे आपने वीट लगा लिया, आधी पे राइस। मैं ये नहीं कह रही, पूरे खेत में पहले वीट हो गया, उसके बाद राइस उगा लिए, उसके बाद कुछ और उगा लिया, जो कि रिसर्चर्स बताएंगे कि इसमें ये चाहिए और उसमें वो। साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन का मतलब ये है, जो मिनरल्स यूज हो गए वीट के लिए वो दूसरी वेजिटेबल में नहीं चाहिए, या दूसरी जो है फूड ग्रेन में नहीं चाहिए, दालों में नहीं चाहिए वो, ताकि मिट्टी से दूसरे वाले उपजाऊ कण ले ले। मिट्टी की अविनाशी शक्तियां होती हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए टू इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट। मॉडर्नाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, अब हम नए टेक्निक से करेंगे, ट्यूबवेल लगाएंगे, ट्यूबवेल से सिंचाई करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, बिजली के से पंप चलाएंगे पानी डालने के लिए, हाथों से भर भर के डालने की जरूरत नहीं रहेगी हमें। हम जो वाटी हाड़ी है वो भी मशीनों से करेंगे, हार्वेस्टिंग जो है हमारी ट्रैक्टर से होगी। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। गुड इफेक्ट्स क्या हुए? इंक्रीज इन प्रोडक्शन, 1960-61 में 82 मिलियन टन प्रोडक्शन की, 1992 में डबल से भी ज्यादा हो गई, 186 मिलियन टन की खेती हुई। इंक्रीज इन प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया, इसीलिए इसे रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि क्रांति, जो हमने नहीं सोचा उससे कई गुना ज्यादा हो गया।
इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस, मैंने बताया कि हमारे फार्मर्स जो थे सबसिस्टेंट लेवल की खेती करते थे कि अपने घर के लिए कमा लिया। जैसे कि मैं मान लो एक किसान के घर में 100 केजी जो है वो प्रोडक्शन कर रहा है वीट की, उसके घर में लगते हैं 60 केजी वीट। सबसे पहले वो करने के बाद 100 केजी वीट में से क्या करेगा, अपने घर के लिए 60 केजी निकाल लेगा, बाकी बचे 40 केजी जो कि वो बाजार में जाके बेचेगा, क्योंकि उसका उसके घर में जरूरत नहीं है, उसका तो गुजारा 60 केजी से ही हो जाता है। अब नई मॉडर्न टेक्निक लगाने से क्या हुआ, 100 केजी की बजाय 200 केजी जो है वीट की प्रोडक्शन हो गई, 60 केजी घर के लिए रख लिया और बाकी बचा 140 केजी फॉर द मार्केट। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब है आफ्टर कीपिंग फॉर सबसिस्टेंट कंजम्पशन, रेस्ट इज सेंट टू द मार्केट फॉर सेल, फॉर सेलिंग। सो दिस इज नॉन एज मार्केटेबल सरप्लस दैट हैज इंक्रीज्ड। क्योंकि हमारा खाना पीना, हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हो गई तो हम ज्यादा नहीं खाएंगे, जितना खाते खाएंगे तो उतना ही, पेट तो हमारा उतने से ही भरेगा। अगर हमारी फैमिली के लिए पिछले साल हमें 60 केजी वीट चाहिए था, इस साल भी 60 केजी चाहिए, 200 केजी हमने प्रोडक्शन कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 120 केजी खाना शुरू कर देंगे अनाज, जितना खाना खाते हैं उतना ही खाएंगे। बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, इसका क्या मतलब है, लो इनकम ग्रुप वाले गरीबों को फायदा हुआ। अरे भाई उनको कैसे हुआ, जिस किसान ने उगाए उसको तो हुआ, जिसने नहीं किया काम, जो खेती बाड़ी नहीं करता, जिसके पास खेत ही है नहीं, उसको कैसे फायदा हुआ, वो बताने लगी हूँ लो इनकम ग्रुप का। अब देखो पहले मार्केट में 40 केजी वीट जा रहा था, इधर 40 जा रहा था ना, अब कितना जा रहा है 140। 40 केजी से 140 केजी दाने बाजार में ज्यादा आ गए, और अगर जिस चीज की प्रोडक्शन ज्यादा आ गई है तो अब उसको सस्ते दामों में गवर्नमेंट को इसकी कीमत कम करनी पड़ेगी और इसको बेचना पड़ेगा। तो जो लो इनकम ग्रुप वाले लोग थे उनको ये जो है सस्ते दाम में मिलेगा, इसलिए उनको बेनिफिट हुआ। समझ आई ये बात सिमरन, पता चला बेटे मैडम? हाँ, ये बात क्लियर होगी ना कि कैसे पहले 40 केजी एक्स्ट्रा थे, अब 140 केजी एक्स्ट्रा हो गए, बाजार में चीज बहुत ज्यादा पड़ी है तो उसका कीमत कम हो जाएगी, लो इनकम ग्रुप वाले को भी इसका बेनिफिट मिल गया। अब आप ज्यादा पहले से बेटर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे क्लास लगाने की वजह से। वैसे तो आपको पता था, ये आपने पढ़ा हुआ है ये सारा कुछ, लेकिन अब क्लैरिटी होगी ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है बता सकते हो महक? बफर स्टॉक का क्या मीनिंग? हाँ क्या होता है बेटे? मैम बफर स्टॉक जैसे बहुत सारी स्टॉक हो जाती है, स्टोर करके रखी होती है पहले से, स्टोर करके रख लेते हैं जिम्मेदार अपने घर पे थोड़ा सा घर के मैम लिए, स्टोर में और रखी होती है, स्टोर करके बाद में वो अपनी वही चीजें बाद में बेचना शुरू कर देते हैं और ज्यादा दाम में बेचते हैं। नहीं बेटे, ये तो ब्लैक मार्केटिंग होगी ना कि सस्ते दाम पे चीज अंदर रख ली। ये बफर स्टॉक एक अलग चीज है। बफर स्टॉक है तो वही गोदाम जो आप कह रहे हो, लेकिन आप किसान नहीं रखते, उसको कौन रखेगा? गवर्नमेंट रखेगी। यस मैम, गवर्नमेंट बफर स्टॉक में रखेगी, ऊंचे दाम पे बेचने के लिए नहीं, उस जगह पे बेचने के लिए जहां पे कोई अकाल पड़ गया, सूखा आ गया, बाढ़ आ गई, भूचाल आ गया, जहां पे चीज अवेलेबल नहीं है वहां पे दे देगी उसको। बफर स्टॉक इज बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? अब देखो बम्पर क्रॉप्स हो गई, 140 केजी बाजार में आ गई, जितनी खरीदनी थी लोगों ने खरीद ली, फिर भी बहुत सारी बच गई। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज हुआ, तो अब व्हीट भी ज्यादा पड़ा है, राइस भी ज्यादा पड़े हैं, पल्सेस भी गवर्नमेंट के पास ज्यादा पड़े हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस सारी चीजों को रखने के लिए एक बफर स्टॉक बना लिया, उसने स्टोर करके सारे का सारा सामान रख लिया, ताकि जहां पे देश में कोई भी जरूरत पड़े, ठीक है,
उसके लिए यूज करें। तो ये दैट्स हम ऑल। गवर्नमेंट तो स्टोर करके रख लेती है, जैसे कोई क्लैमिटी वगैरह फ्लड वगैरह आए वहां पे यूज हो जाए। बिल्कुल, हाँ, ये आप क्लैरिटी से आपको पता चला। बफर स्टॉक जो है वो हमारा नहीं होता, हमारा तो स्टोरेज होता है अपने घर के लिए यूज करने के लिए या फिर थोड़ा सा बेचने के लिए, ठीक है, मार्केट में लेके जाने के लिए। ये नहीं है कि हम उसको महंगे दाम पे बाहर निकालेंगे या करेंगे, उसको तो ब्लैक मार्केटिंग ही बोलेंगे हम, ठीक है। इसलिए आपने ये बफर स्टॉक को गवर्नमेंट के साथ अटैच करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर No, ma'am. साइड? No, No, ma'am. ma'am. Everything is clear? Today's Yes, topic ma'am. was easy. Yes. Only Yes, 2-3 ma'am. points are left that we will discuss tomorrow, and we want to start with the economic reforms 1991. This was the problem of the students. They wanted that I should start with this chapter. This is, I think, chapter number 8 or 7. So we will be starting that chapter. Only few bad effects are left that are can be eliminated of the green revolution, क्योंकि आपको पता है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिसके गुड इफेक्ट्स है उसके कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट्स भी होंगे। हमें गुड इफेक्ट्स को अप करके जो बैड इफेक्ट्स है उनको कम करना होता है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज a little bit incomplete. We will be completing it tomorrow. Thank you. Have a nice day, children. Bye. Thank you. Bye, ma'am. Bye, beta.